हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग पॉइंट व्यूवर्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि उद्देशिका प्रिम्बल कहा किसको जाता है। तो उद्देशिका या प्रिम्बल जो है हर एक जो प्रत्येक अधिनियम होता है उसके आरंभ में एक प्रस्तावना दी जाती है जिसमें उन उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए वह अधिनियम पारित किया गया है। तो भारतीय संविधान के आरंभ में भी एक प्रस्तावना दी गई है जो संविधान के उद्देश्य को बताती है और इसीलिए इसको भारत के संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय ने भी बताया है प्रस्तावना के बारे में कि संविधान निर्माताओं के ये जो प्रस्तावना है ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी बताया है। तो जो भारत के संविधान की उद्देशिका है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है जो पूरे संविधान का सार रूप में है। यानी ये संविधान के लक्ष्य को प्रकट करती है कि संविधान की आकांक्षों और आदर्शों को प्रकट करता है। इसका निर्धारण जो है इस उद्देशिका से होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है और इसके एक एक शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इसका मतलब है कि भारतीय जनता ने इस संविधान का निर्माण किया है और ये जो भारतीय संघ या कोई एक राज्यों का एक समूह ना तो संविधान को खत्म कर सकता है और ना ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। तो हम भारत के लोग ही इस संविधान के निर्माता हैं और तथा किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन हम नहीं है, अर्थात हम ही ने इसका निर्माण किया है। हम यानी पूरे भारत की जनता। अब नेक्स्ट जो शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न। इससे तात्पर्य है कि जो हमारा जो भारत है वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है और स्वयं ही जो भी निर्णय लेने होते हैं आंतरिक या बाह्य रूप से वो निर्णय स्वयं लिए जाते हैं इसमें, और ये किसी भी विदेशी या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है ना बच्चों वो राष्ट्र शब्द ये जो समाजवादी राष्ट्र शब्द है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें जोड़ा गया था। पहले ये इसमें प्रस्तावना में नहीं था। इसका तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय सेवाएं, संपत्ति और साधनों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या इसको धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं कि ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष ये भी 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था यानी 1976 में जोड़ा गया था ये भी। और ये जो मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, ना समाजवादी शब्द था और ना ही पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द था। और इसका तात्पर्य है कि ऐसे राज्य से है, भारत एक ऐसे राज्य के रूप में है जहाँ किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और समान रूप से सभी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब सभी को पता है कि यहाँ पर भारत में लोकतंत्र है और इसका तात्पर्य है कि भारत की जो सरकार है वो इसकी शक्ति का स्रोत जो है वो जनता, यानी शक्ति किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि प्रजातंत्र का अर्थ यही बताया गया लोकतंत्र का कि जनता को जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित की गई सरकार वहाँ पर होती है जहाँ पर लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र का अर्थ यही है कि जहाँ जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता की सरकार स्थापित की गई हो वही लोकतंत्र होता है। अर्थात यहाँ देश का जो शासन है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाते हैं जो पूर्ण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे शब्द है गणराज्य। गणराज्य शब्द का मतलब है कि यहाँ पर यानी भारत में वंशानुगत जो राजा की परंपरा है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वंश के आधार पर शासन नहीं किया जाता
बल्कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है, जो प्रथम नागरिक है, भारत का जो राजा है, राष्ट्रपति है, अब भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी देश की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु इसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सलाह के बिना नहीं कर सकता। यानी अपनी शक्ति का प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सलाह से ही कर सकता है। आगे देखते हैं, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये देखिए 3 तरह के न्याय की बात की जा रही है यहाँ पे। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पूछा जा सकता है पेपर में। न्याय कैसे? सा आ रा इसको करके याद किया जा सकता है। पहला सा यानी सामाजिक, आ यानी आर्थिक और रा यानी राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की बात की गई है। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया है। ये लाइन मौलिक अधिकारों से ली गई है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ना मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, तो वहां से ये लाइनें उनकी ओर संकेत करती हैं कि इनकी तरफ, मौलिक अधिकारों की तरफ, कि लोगों को कैसी स्वतंत्रता है? विचार, मत, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता, अभी अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता यहाँ पर नागरिकों को दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, समता से तात्पर्य यहाँ पर समानता से है, और समानता जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है मौलिक अधिकारों, वैसे समानता का भी दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कैसी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यानी सभी को पद और अवसर की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में और इन सब के बाद व्यक्ति की गरिमा, यानी हर एक व्यक्ति की गरिमा बनाने के लिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब उद्देशिका में यानी इसमें प्रस्तावना में अखंडता जो शब्द है वो पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए जोड़ा गया। ये शब्द भी बाद में जोड़ा गया है इसमें, कि पृथकतावादी प्रवृत्तियां जो है उनको रोकने के लिए शब्द का जोड़ना आवश्यक था इसमें। भारतीय संविधान में भारत की अखंडता का हित सर्वोपरि है, यानी भारत की जो राष्ट्र की जो एकता है और उसकी अखंडता है, ये जो राष्ट्र के लिए वो है, क्या है? सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर इसका स्थान आता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता यानी व्यक्ति की महिमा व राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए, अखंडता को बढ़ाने के लिए कैसी बंधुता? ऐसी बंधुता, ऐसा भाईचारा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि वह एक मातृभूमि की संतान है और उन्हें एक दूसरे के प्रति स्नेह, साहचर्य और सहयोग की भावना के साथ रहना है। ऐसी बंधुता के लिए यहाँ पर कहा गया है। आगे कहा गया है बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी ये तारीख बता रहा है जिस दिन संविधान को एक तरह से उन्होंने लागू कर दिया था। को एतद द्वारा का मतलब है अपने द्वारा, यानी संविधान सभा के द्वारा, यानी संविधान सभा में जो लोग उपस्थित थे उस समय उनके द्वारा अंगीकृत का मतलब होता है एक तरह से अडोप्ट कर लेना, ग्रहण कर लेना, कि संविधान को ग्रहण करते हैं या लागू करते हैं, अधिनियमित यानी लागू करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित का मतलब है कि स्वयं को अर्पित करना। तो ये जो 3 शब्द अगर पेपर में आते हैं तो ये तारीख पूछी जाएगी कब किया था ऐसा, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर दिया था। तो इस तरह के तरीके से ये सारा जो उद्देशिका है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत गूढ़ अर्थ है और ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो NCERT सिलेबस से रिलेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चैप्टर्स हैं उनकी मैं लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो इसके लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल पर। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।